ऑडियो बुक वाङ्मयी 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 14 अर्थव्यवस्था इस तरह संभलेगी। जीवन निर्वाह के आर्थिक साधन जुटाने की समस्या अब दिन दिन जटिल होती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई का कुचक्र इतनी तेजी से घूमने लगा है कि साधारण नागरिकों के लिए अपने परिवार का निर्वाह कर सकना कठिन हो रहा है। कोई जमाना था कि आबादी कम और जमीन बहुत थी, लंबे चौड़े वन प्रदेश पड़े थे। पशुपालन का सस्ता धंधा करके कोई भी व्यक्ति निर्वाह के साधन जुटा लेता था। पशुओं के लिए जंगलों में घास और वनस्पतियां इतनी थी कि उनके लिए अलग से कुछ सोचना करना न पड़ता था। पशु चराने में कोई बहुत बारीकी भी नहीं थी। इसी प्रकार दूसरा उद्योग कृषि इस देश का था। उर्वर भूमि के विशाल खंड सर्वत्र खाली पड़े थे। जो जितनी अधिक कृषि कर लें उसे उतना ही पुरुषार्थी माना जाता था। जमीन की न कमी थी न रोकथाम, जहां जिसे पसंद वहीं खेती जमा ली। पैदावार का एक छोटा अंश शासन व्यवस्था के लिए पहुंचा दिया। बाकी जो बचा वह परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त सिद्ध होता था। वस्त्र, बर्तन, औजार, वाहन, शिक्षा, पठन, चिकित्सा आदि के उपकरण जुटाने में भी कितने ही व्यक्तियों को काम मिलता था। काम धंधे इतने थे कि किसी को बेकारी की बात सोचने की आवश्यकता न थी। समय बदला और अपने साथ अगणित समस्याएं लेकर आया। जनसंख्या बढ़ी और उद्योगों पर संपन्न लोगों ने विशालकाय यंत्रों तथा कारखानों द्वारा कब्जा कर लिया। बढ़ती हुई प्रजा की भूख शांत करने के लिए जंगल कटे और खेत बढ़े। हर व्यक्ति के हिस्से में उसका अनुपात घटता गया। पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होते होते छोटी छोटी जोतें अलाभकर हो गई। थोड़ी जमीन में भी समय तो उतना ही लगा, उत्पादन इतना न हो सका जो उस परिवार का खर्च चलाता। गरीबी बढ़ी। साधनों के अभाव में खेती को आवश्यक खाद, पानी, जुताई के साधन न मिल सके और वह क्रमशः अपनी उर्वरा शक्ति खोती चली गई। दूसरे देशों की तुलना में अपने देश का औसत उत्पादन बहुत ही कम है। प्रजा का पेट भरने के लिए अन्न पर्याप्त न पड़ा तो बाहर से उधार, नकद, दान, सहायता जैसे भी मिला लिया गया। जंगल न रहे तो पशुपालन सस्ता कैसे? घर बांधकर महंगा चारा खिलाना साधारण लोगों के लिए कठिन हो गया। केवल कृषक ही अपनी फसल के साथ उगे चारे भूसे के आधार पर पशुपालन कर सके। जो बच्चों के दूध और खेती के लिए बछड़े भर के लिए भी कम पड़ा। सर्वसाधारण के लिए पशुपालन संभव न रहा। इसलिए प्रजा की अर्थव्यवस्था स्थिर रखने का वह व्यापक आधार भी एक प्रकार से समाप्त ही हो गया। मांस, चमड़ा भर के लिए कुछ लोग इस व्यवसाय को करते जरूर रहे, पर मानवीय करुणा गंवा बैठने की कीमत पर वह लोभ अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुआ। मांसाहारी और मांसोत्पादक
अपनी निष्ठुरता का अपने व्यवहार क्षेत्र में प्रयोग किए बिना कैसे रह सकते थे। दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्म अप्रत्यक्ष रूप से इतनी उलझने पैदा करते हैं जो आगे चलकर आर्थिक दृष्टि से भी बहुत हानिकारक सिद्ध होती हैं। मांस उत्पादन और उपभोग किसी देश की स्थिर अर्थ प्रगति में कभी रत्ती भर भी सहायक नहीं हो सकता, सो अपने यहाँ भी नहीं हो रहा है। पशुपालन का दूरगामी लाभ भी तभी होता जब पालतू पशु भी मानव परिवार के सदस्य बनकर स्नेह सहयोग के आधार पर जीवन यापन कर सके होते। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जीवनोपयोगी उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का जो निर्माण था, उसे उद्योग, धंधे, शिल्प, कला आदि का क्षेत्र कह सकते हैं। वस्त्र, औजार, बर्तन, शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, परिवहन, विनोद, सुसज्जा, शासन आदि अनेक आवश्यकताओं के लिए अगणित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इनके उत्पादन का उद्योग और वितरण को व्यापार कहा जा सकता है। इस माध्यम से लोग अपनी रोटी कमाते हैं। अगणित व्यक्ति अपनी श्रम, साधना, कौशल और पूंजी के समन्वय से जो उत्पादन करते थे, उससे लोगों की जरूरतें भी पूरी होती थी और गुजारे का साधन भी जुटता था। गृह उद्योग एक तीसरा माध्यम था जो कृषि और पशुपालन के बाद प्रजाजनों की आजीविका की समस्या हल करता था। विज्ञान ने दैत्याकार यंत्र बनाए और पूंजीपतियों ने उनके द्वारा विशालकाय कारखाने खड़े किए। इन कारखानों में लगे सैकड़ों कर्मचारियों के द्वारा इतना अधिक और इतना सस्ता काम हो सका कि उसकी प्रतिस्पर्धा में गृह उद्योगों की कमर टूट गई। बड़े कारखाने, बड़ी पूंजी, बड़ी मशीन और बड़ी सुविधा के कारण जितनी सुंदर और सस्ती चीजें बना सकते हैं, उतनी साधनहीन शिल्पकार कैसे बना पाएं? कारखानों से प्रतिस्पर्धा गृह उद्योग कर नहीं सकते थे, कर भी नहीं सके। जहां कारखानेदारों की अमीरी बढ़ी, वहां साधनहीन बेकारों और गरीबों की संख्या द्रुत गति से बढ़ती गई। शिक्षा, जहां छात्रों की प्रतिभा विकसित करके उन्हें बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकती थी, वहां उसकी भी दिशा उल्टी हो गई। हर विद्यार्थी ने नौकरी चाही और वैसी ही योग्यता जुटाई। शिक्षा का विकास विस्तार जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे नौकरी के इच्छुक नव युवकों को भीड़ी बढ़ती गई। इन्हें इतनों को नौकर कौन रखें, किस काम के लिए रखें? सरकारी नौकरियों की भी एक सीमा है। असीम नौकर तो वह भी नहीं खपा सकती। बेकार शिक्षितों का विशाल समुदाय अपने उपयुक्त काम न पाकर रुष्ट, असंतुष्ट और क्रुद्ध बना निरुद्देश्य विचरण करने लगा। ऐसे लोगों का विशाल वर्ग देश के लिए समस्याएं ही उत्पन्न कर सकता था, सो कर भी रहा है। श्रमिक वर्ग उत्पादनकर्ताओं को अपना श्रम बेचकर अथवा दर्जी, नाई, धोबी, मोची, हलवाई, सुनार, लुहार, हरिजन, बढ़ई जैसे दैनिक आवश्यकता के साधन जुटाने वाले वर्ग अपने जो अर्थ साधन जुटाता था, उन पर अभी विशेष आंच नहीं आई है, पर समाज में उस वर्ग को
तिरस्कृत किया गया। श्रम अधिक और आजीविका स्वल्प होने के कारण उस ओर से रुचि घटती गई। फलस्वरूप वे कार्य चलते रहे हैं, पर उत्साह के अभाव में वह क्षेत्र भी दिन दिन अस्त व्यस्त होता चला जाता है। सर्वसाधारण के उपयुक्त अर्थ साधन न मिलने से बेकारी और गरीबी बढ़ती है और उस बढ़ोतरी का निश्चित परिणाम अनैतिकता एवं अपराधों की वृद्धि के रूप में तत्काल देखा जा सकता है। जो कानून की पकड़ में न आए और दंड से बच जाएं, वह अनैतिकता, और जो अधिक वेग संवेग के साथ आंधी उठ खड़ी हो वह अपराध प्रवाह कहा जाएगा। एक को मंद, दूसरे को तीव्र विष कहा जा सकता है। दोनों से न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्ति का अधःपतन और समाज का विनाश ही होता है। अस्तु आवश्यक है व्यक्ति को निर्वाह के समुचित साधन मिलें और किसी को भी बेकार बेरोजगारी का शिकार न बनना पड़े। अपने देश की स्थिति को देखते हुए हमें अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे प्रथम कृषि और पशुपालन की ओर ध्यान देना जाना चाहिए। अभी भी पुराने जमींदारों की तरह अनेक व्यक्ति किराए पर या बटाई पर जमीन उठाते हैं। जिन्हें स्वयं कृषि करने का अवकाश नहीं, उनके हाथ से भूमि ले ली जानी चाहिए और उन्हें दी जानी चाहिए जो उसके साथ अपनत्व मिलाकर उत्साह पूर्वक उत्पादन कर सकें। किराए पर ली हुई जमीन को खाद, जुताई, मेंढ, सिंचाई आदि के प्रबंध परायेपन की भावना के कारण नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार छोटी जोतें भी अलाभदायक होती हैं। जितने भी एक परिवार की गुजर न हो सके, उससे कम की कृषि सदा अलाभदायक रहेगी और उत्पादन कम देगी। अपंग, विधवाएं या ऐसे ही लोगों को जमीन किराए पर उठने की छूट मिलनी चाहिए। इस प्रकार के भूमि सुधार किए बिना काम न चलेगा। सिंचाई का प्रबंध विशेष आयोग के जिम्मे छोड़ा जाए। किसान कुएं आदि के नाम पर तकावी दूसरे काम में खर्च कर डालते हैं। सरकारी ठेकेदार दूने चौगुने पैसे वसूल करते हैं। इस कार्य के लिए अर्ध सरकारी एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जाए जिसे हिसाब का ब्यौरा जनसाधारण के सामने भी प्रस्तुत करना पड़े और फिजूल खर्ची रोकने के लिए किसी को भी सुझाव देने का अवसर रहे। कुएं, बांध, छोटे तालाब आदि से ही इस देश की सिंचाई समस्या हल होगी। बड़े बांधों में लगाया हुआ धन जितना उपयोगी सिद्ध होता है, उसकी तुलना में ऐसे छोटे प्रयोग कहीं अधिक सस्ते और फलप्रद हो सकते हैं। तंबाकू जैसी हानिकारक चीजों के लिए कम से कम कृषि बर्बाद न होने दी जाए। व्यसन करने वालों को महंगी चीजें मिलें तभी वे निरुत्साही होंगे। हानिकारक उत्पादन में लगे हुए व्यक्ति देखने में कुछ आजीविका प्राप्त करने लगते हैं, पर वस्तुतः उस विषातक और विघातक श्रम में इतनी हानि होती है जितनी उन श्रमिकों के बेकार रहने पर भी न होती। नशेबाजी से संबंधित समस्त उत्पादन और उद्योग बंद करके उस पूंजी, मेहनत और जनशक्ति को उन कार्यों में लगाया जाना चाहिए जिनकी अभी भारी आवश्यकता है। अब यह सोचना व्यर्थ है कि भारत निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकेगा। इस क्षेत्र में अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि बहुत आगे हैं। उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकने योग्य ज्ञान, अनुभव और धन जुटाने में हम बहुत दिन तक पिछड़े रहेंगे।
इसलिए निर्यात के मोह जंजाल में फंसकर हमें बड़े कारखाने में बड़ा उत्पादन न करने की बात सोचना छोड़ देना चाहिए। निर्यात से जितना लाभ होता है उससे 1000 गुनी हानि यह हो जाती है कि बड़े कारखानों की प्रतिस्पर्धा में न ठहरने के कारण छोटे उद्योग मर जाते हैं और लाखों करोड़ों की रोटी छिन जाती है। कुछ 100 कारखानेदार अमीर बनते चले जाएं और उसके बदले असंख्यकों बेकारी गरीबी की आग में जलना पड़े तो यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। भारत की वर्तमान परिस्थिति का तकाजा यही है कि यहाँ हर चीज छोटे उद्योगों के रूप में विकसित की जाए ताकि उनका फैलाव छोटी देहातों में भी हो सके। बिजली अगले दिनों अधिक उत्पन्न होगी और सस्ती पड़ेगी। मनुष्य के श्रम को बचाने में बिजली की सहायता ली जानी चाहिए। जापान में जिस तरह घर घर विद्युत संचालित गृह उद्योग चलते हैं वैसे ही इस देश में भी चलाए जाएं। इस उत्पादन में पूंजी चुकाने और विक्रय करने के लिए एक अलग तंत्र रखा जाए। उत्पादन कच्चा माल लेकर पक्का बना देने भर का बोझ उठाएं। पूंजी, प्रतिस्पर्धा, मंडी आदि की चिंता से उन्हें मुक्त रखा जाए, तभी गृह उद्योगों को सफलता मिल सकेगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाए और खपत कम होती जाए तो श्रम के घंटे कम कर दिए जाए। काम 8 घंटे की जगह 7, 6 या 5 घंटे हुआ करे। उससे सबको काम मिलता रहेगा और बेकारी नहीं फैलेगी। देश की आवश्यकता देश में ही पूरी होती रहे, इस दृष्टि से हमें अर्थ योजनाएं बनानी चाहिए। जिस तरह सेना को सुंदर छावनियों में बिखरा कर रखा जाता है ताकि शत्रु के आक्रमण के अचानक शिकार न हो जाएं, इसी प्रकार बड़े बांध, बड़े कारखाने कभी भी विशेष संकट के समय बर्बाद हो सकते हैं। उन्हें भी हमें विकेंद्रित ही रखना चाहिए। सहकारी आंदोलन को बल दिया जाए ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहना, काम करना और सोचना सीखें। उत्पादन ही नहीं, विक्रय भी सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। व्यक्ति के हाथ यों धंधे रहने से वह व्यक्तिगत लाभ के लिए अवांछनीय तरीके अपना सकता है, पर जब बहुतों का सम्मिलित स्वार्थ जुड़ा होगा तो कीमतों में दंड फंद, मिलावट, कमतोल, नाप आदि की आशंका न रहेगी। बेईमान कर्मचारी ही कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, सो उनकी नियुक्ति से लेकर जांच पड़ताल और अनुचित कार्य करने पर कड़ी सजा, जमानत की जब्ती आदि के ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे उन्हें बेईमानी, कामचोरी या बहानेबाजी का दुस्साहस करने की गुंजाइश न रहे। व्यक्ति के हाथ से निकलकर यदि उत्पादन और विक्रय सहकारी संगठनों के हाथ चला जाए तो जमाखोरी, कृत्रिम महंगाई जैसी अनेक कठिनाइयों से बचा जा सकता है। लोगों को उचित मूल्यों पर सही चीजें मिलेंगी और मोल भाव करने के लिए दुकान दुकान पर धक्के खाने की जरूरत न रहेगी। समय बचेगा और सही चीज उचित दाम पर मिल जाएगी। इससे सर्वसाधारण को बहुत राहत मिलेगी। व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले भी घाटे में न रहेंगे। वे अपनी पूंजी सहकारी समितियों में जमा कर ब्याज, मुनाफा आदि कमा सकते हैं और अपना श्रम उसमें लगाकर उचित वेतन ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा और महंगी सस्ती के ज्वार भाटे से बचकर शांतिमय आजीविका कमा सकेंगे। इस तरह
कुछ कम मिल जाए तो भी उन्हें बुरा न लगेगा। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन रोका और महंगा किया जाए। जीवन उपयोगी अनेक वस्तुएं जो आज या तो मिलती नहीं अथवा बहुत महंगी मिलती हैं, उनका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति को जीवन विकास में अधिक सुविधा मिल सके। व्यायाम, खेलकूद, संगीत, साहित्य, धुलाई, सिलाई आदि घरेलू कामकाज के यंत्र, छोटे ट्रैक्टर, मोटर पंप, घड़ी, कागज, मशीनें आदि 50 चीज ऐसी हैं जिनका उत्पादन कई गुना हो जाने पर भी खपता रहेगा। इस प्रकार के उद्योगों के लिए पूंजी एवं सुव्यवस्था सुलभ की जानी चाहिए। एक वस्त्र व्यवसाय ही यदि बड़े कारखानों से छीनकर छोटे गृह उद्योगों को सौंप दिया जाए तो आज की सारी बेकारी दूर हो सकती है और खुशहाली का एक दृश्य सारे देश में दिखने लग सकता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण और उनके लिए पूंजी तथा मंडी जुटाने वाला तंत्र खड़ा करना यदि संभव हो सके तो निसंदेह देश की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत हो सकता है। कृषि और पशुपालन को तो हर हालत में प्रधानता देनी ही पड़ेगी। टैक्स वसूल करने का जो तरीका आज है उसमें देश का सामान्य नागरिक फिट नहीं बैठता। इसमें रिश्वतखोरी की भारी गुंजाइश है। बही खाता ठीक से न जानने वाला या थोड़ी सी लापरवाही करने वाला इतना बड़ा दंड भुगत सकता है कि उसे अपनी आजीविका के स्रोत ही समाप्त करने पड़े। अपने देश में अप्रत्यक्ष टैक्स होने चाहिए। उत्पादन पर जितना औचित्य हो टैक्स लगा दिया जाए। स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी जाए। संपत्ति खरीद फरोख्त पर टैक्स बढ़ाए जाए, पर सभी तरीके ऐसे हों जिनमें बही खातों का अधिक जंजाल न बढ़े। आज की स्थिति में तो 2 बही खाते रखने की कला और अफसरों को खुश रखने की चतुरता में प्रवीण व्यक्ति ही कुछ धंधा पानी कर सकते हैं। इतने जाल जंजाल न जानने वाले तो कोई धंधा करने का साहस नहीं होता। इस कठिनाई का हल नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। एक प्रांत से दूसरे प्रांत को माल ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात तो ऐसी ही है मानो हर प्रांत अलग देश हो। इस प्रवृत्ति में अंतर प्रांतीय तस्कर व्यापार पनपता है और प्रांतीयता का विष बढ़ता है। ऐसे प्रतिबंध हटने ही चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में सामाजिक कुरीतियां बहुत बड़ा कारण है। जो कमाया जाता है उसका लगभग आधा भाग विवाह, शादी, अलन चलन, रस्म रिवाज, मृतक भोजन आदि में बर्बाद हो जाता है। उनकी पूर्ति के लिए कितनों को ही कर्ज लेना पड़ता है और उसकी ब्याज चुकाते चुकाते हैरान हो जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा जैसी आवश्यकता में कटौती करके जहां कुरीतियों का पेट भरना पड़े वहां गरीबी और बेईमानी का बढ़ना पनपना स्वाभाविक है। इन मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों और रूढ़ियों के नियंत्रण किया ही जाना चाहिए, भले ही वह कठोर कानून द्वारा हो अथवा सामाजिक आंदोलनों की प्रखरता द्वारा। हर हालत में खर्चीली कुरीतियों से पिंड छुड़ाया ही जाना चाहिए, अन्यथा प्रचलित अगणित प्रबल कुरीतियों के कारण चलनी में दूध दोहने की तरह हमारी गरीबी और बेकारी को चिरकाल तक यथावत बनाए रहेंगे। इसी प्रकार वैयक्तिक अपव्यय पर भी नियंत्रण होना चाहिए ताकि विलासिता और फिजूल खर्ची से बचा धन व्यक्ति के निर्माण,
तथा उत्पादन कार्यों में लगाया जा सके। सीमित डिजाइनों के कपड़े, सीमित किस्म की सिलाई, सीमित प्रकार के श्रृंगार साधन, बर्तन, फर्नीचर, रेलगाड़ियों में एक ही तरह की क्लास जैसी सीमित किस्म की उपलब्धियां रहने से सर्वसाधारण को एक से स्तर पर रहने की आदत पड़ती है। पैसा बचता है और ईर्ष्या की गुंजाइश नहीं रहती। फिजूल खर्ची, जो आज अमीरी और बड़प्पन का चिन्ह मान लिया गया है, लोग महंगे होटलों में ठहरना, महंगे नाच घरों में जाना, महंगी पोशाक और सज धज जमाने और महंगी पार्टियां करने में अपनी शान समझते हैं। इससे कितनी ही चारित्रिक और सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती है। इसलिए सादगी को प्रोत्साहन देना और सज धजन को निरुत्साहित किया जाना हर दृष्टिकोण से आवश्यक है। बचे हुए समय में लोक मंगल के सार्वजनिक कार्यों के लिए श्रम दान करने की प्रथा को जितना अधिक प्रोत्साहन और व्यावहारिक रूप मिल सके उतना ही अच्छा है। जो कार्य करोड़ों रुपये की व्यवस्था से भी पूरे हो सकने कठिन है, वे हंसी खुशी के वातावरण में थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। इससे स्वावलंबन, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति, पुण्य परमार्थ की प्रवृत्ति पनपती हैं और आगे चलकर थोड़ी सुविकसित होने पर व्यक्तित्व को महान बनाने और समाज के उज्जवल भविष्य की रचना में बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। पाठ 14 समाप्त।